हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मित्र निर्भय सिंह एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक स्टडी सेगमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मैरिज के बारे में बताऊंगा कि विवाह क्या है, कोर्ट मैरिज तथा लव मैरिज में क्या अंतर है, कोर्ट मैरिज के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, लव मैरिज के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, और कोर्ट मैरिज के लिए क्या माता पिता की उपस्थिति होना जरूरी है या नहीं। दोस्तों, अगर आप एडवोकेट हो और लॉ के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ही। साथ ही साथ जो नॉन लॉ रिलेटिव लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। विवाह का अधिकार एक मानव अधिकार है। कोई भी वयस्क आदमी और महिला विवाह कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया जो कि दीपक मिश्रा जी उस बेंच के प्रमुख थे, और उस बेंच ने अपना जजमेंट दिया कि समलैंगिक अपराध नहीं है। भारत में धारा 377 आईपीसी समलैंगिक संबंधों को अपराध बताती है, और कोई महिला या पुरुष द्वारा बनाया गया शारीरिक संबंध ही समलैंगिक संबंध ही कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये नहीं कहा है कि महिला और पुरुष आपस में विवाह करने का अधिकार रखें। ये अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वह एक दूसरे की कंसेंट से विवाह कर सकता है। मैं आपको इसके बारे में एक राइट बताता हूँ कि मानव संरक्षण अधिनियम 1993 यह भी आपको एक अधिकार संरक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके अधिकारों का विस्तार से आर्टिकल 21 में विवाह का अधिकार एक मूल अधिकार बताया है। दोस्तों, मैं आपको विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में भी बताऊंगा कि यह क्या है। यह एक अंतरजातीय और अंतरधर्म विवाह से संबंधित है। अंतरजातीय विवाह दो अलग अलग जातियों से संबंधित लोगों के बीच विवाह है। इस अधिनियम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्धों के विवाह शामिल हैं। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के हर राज्य पर लागू था, लेकिन धारा 370 के हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी यह प्रावधान लागू हो गया है। यह अधिनियम न केवल विभिन्न जातियों और धर्मों से संबंधित भारतीय नागरिकों के लिए बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भी है। विवाह का कोई भी पक्ष 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पूर्व तलाक हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकता इससे संबंधित। परंतु ऐसे मामलों में जहां माननीय न्यायालय को यह लगता है कि याचिकाकर्ता द्वारा असाधारण कठिनाइयों का सामना किया गया है या प्रतिवादी द्वारा असाधारण भ्रष्टता दिखाई गई है, तब तलाक की याचिका को जारी रखा जा सकता है। लेकिन यदि न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा तलाक की याचिका दायर करने हेतु न्यायालय को भ्रमित किया जाता है, तब न्यायालय धारा 29 के अनुसार उसे 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही प्रभाव में आने का आदेश दे सकता है। दोस्तों, आपके सामने फिर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या पुनर्विवाह किया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा, जहां विवाह भंग हो जाता है और अपील का अधिकार भी समाप्त हो जाता है या निर्देशित समय सीमा में याचिका दायर की जाती है
या अपील खारिज हो जाती है, तब इस स्थिति में जैसा कि अधिनियम में दिया गया है कि दोनों पक्ष पुनर्विवाह कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या विवाह पंजीकरण ऑनलाइन होता है या रजिस्ट्रेशन द्वारा होता है ऑफलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि विवाह पंजीकरण ऑनलाइन नहीं हो सकता है। इसके लिए विवाह अधिकारी के सामने आपको स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा, तभी विवाह पंजीकरण हो पाएगा आपका कोर्ट मैरिज के लिए। क्या कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है? तो इसका मतलब है नहीं, कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो वहाँ उपस्थिति हों, बशर्ते जो नियम दिए गए हों उनका पालन किया जाना आवश्यक है। जैसे कि अधिनियम के अध्याय 2 और धारा 4 के अनुसार इस विवाह में शामिल होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये शर्तें कौन कौन सी हैं नंबर बाई नंबर। नंबर 1 कि दोनों पक्षकारों ने पहले कोई विवाह न किया हो या विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़े पति या पत्नी जीवित न हो, साथ ही कोई पूर्व विवाह वैध न हो। नंबर 2 क्या कहता है, दोनों पक्ष वैध सहमति देने के लिए सक्षम होने चाहिए और अपनी मन की बात कहकर दोनों पक्षों को स्वेच्छा से इस विवाह में शामिल होना चाहिए। 3 नंबर क्या कहता है कि पुरुष की आयु 21 वर्ष से अधिक तथा महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी विवाह संपन्न हो पाएगा। नंबर 4 दोनों पक्षों को संतान की उत्पत्ति के लिए शारीरिक रूप से योग्य होना भी जरूरी चाहिए। नंबर 5 कहता है कि अनुसूची 1 के अनुसार दोनों पक्षों को निषिद्ध संबंधों की सीमा से बाहर होना चाहिए, बाहर होना जरूरी है। दोस्तों मैं बता दूं निषिद्ध सूची का प्रावधान अनुसूची 1 में दिया गया है, जो कि बहुत ही लंबा प्रावधान है। अगर दोस्तों आप चाहो तो मैं इस प्रावधानों को बता सकता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको यह अनुसूची 1 विस्तार से चाहिए या नहीं। दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया क्या क्या होती है। आपने ये शर्तें भी पढ़ ली, विवाह पंजीकरण भी पढ़ लिया, पुनर्विवाह भी पढ़ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज की क्या क्या प्रक्रिया होती हैं। विवाह की सूचना या आवेदन दिया जाना चाहिए। नंबर 1 कोई कोर्ट में विवाह करने से पहले जिले के विवाह अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। सूचना विवाह अधिकारी को दी जानी चाहिए। सूचना किसके द्वारा दी जाएगी? फिर ये आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर सूचना किसके द्वारा दी जानी चाहिए। तो मैं बता दूं विवाह में शामिल होने वाले जो दोनों पक्ष द्वारा लिखित में सूचना दी जानी चाहिए। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा सूचना किसे दी जानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सूचना जिले के विवाह अधिकारी को दी जाएगी, जिसमें कम से कम एक पक्ष ने सूचना की तारीख से 1 महीने पहले तक शहर में निवास किया हो, उसी शहर में निवास किया हो। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूं कि यदि पुरुष और महिला आगरा में रहते हैं और मथुरा में विवाह करना चाहते हैं, तो उनमें से किसी एक को सूचना की तारीख से 30 दिन पहले मथुरा में निवास करना अनिवार्य है। उन्हें मथुरा में रहना पड़ेगा, तभी आप विवाह कर सकते हो मथुरा के अंदर, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है सर सूचना तो दे ही देंगे, तो सूचना का फिर प्रारूप क्या हुआ ये भी बता दीजिए सर हमें। तो मैं आपको बता दूं कि सूचना का प्रारूप अनुसूची 2 के अधिनियम के अनुसार होना चाहिए, जिसके साथ आयु और निवास के प्रमाण पत्र दस्तावेज भी संलग्न होने चाहिए। फिर सूचना का प्रकाशन कौन करेगा, ये भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सूचना का प्रकाशन कौन करेगा और वहां प्रकाशित की जाए किसके द्वारा की जाएगी। तो मैं ये भी बता दूं आपको कि
विवाह अधिकारी जिसके सामने सूचना जारी की गई थी वो ही सूचना प्रकाशित करता है और सूचना की एक प्रति कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर तथा एक प्रति उस जिला कार्यालय में जहां विवाह पक्ष स्थायी रूप से निवासित है यह प्रकाशित की जाएगी। फिर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अगर किसी ने आपत्ति प्रस्तुत कर दी तो कौन करेगा? आपत्ति कौन प्रस्तुत कर सकता है अगर इस विवाह नहीं करना है वो तो मैं आपको बता दूं कि आपत्ति कौन प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है इस विवाह से संबंधित। अर्थात अध्याय 2 अधिनियम के अनुभाग 4 में सूचीबद्ध आधारों पर कोई भी व्यक्ति विवाह आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। यदि प्रस्तुत की गई आपत्तियों का ऊपर दिए गए तत्वों से मेल जोल कम हो तो उसका परिणाम नहीं हो पाएगा कुछ भी। आपत्ति कहाँ प्रस्तुत की जाएगी? मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपत्ति कहाँ प्रस्तुत की जाएगी। जिले के संबंधित विवाह अधिकारी के सामने यह आपत्ति प्रस्तुत की जाती है। फिर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि आपत्ति के आधार क्या क्या होंगे सर? तो इस दी गई शर्तों तथा अधिनियमों के अध्याय 2 अनुभाग 4 में जो मैंने बताया अभी सूची में कि अगर आपत्ति स्वीकार कर ली जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे। आपत्ति प्रस्तुत के 30 दिनों के भीतर विवाह अधिकारी को जांच पड़ताल करना जरूरी है। यदि प्रस्तुत आपत्तियों को सही पाया गया तो विवाह संपन्न नहीं होगा। स्वीकार की गई आपत्तियों पर कोई भी पक्षकार अपील दर्ज कर सकता है। अपील आपके स्थानीय जिला न्यायालय में विवाह अधिकारी के क्षेत्राधिकार में दर्ज की जा सकती है। अपील फिर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर अपील कब दर्ज की जा सकती है? मैं आपको बता दूं, आपत्ति स्वीकार होने के 30 दिन के भीतर अपील दर्ज की जा सकती है। जैसे ही आप आपत्ति स्वीकार कर लोगे तभी 30 दिन के भीतर ही अपील दर्ज की जा सकेगी। विवाह घोषणा पत्र कौन हस्ताक्षर करेगा? तो मैं आपको बता दूं, विवाह घोषणा पत्र पर कौन हस्ताक्षर करेगा? दोनों पक्ष और 3 गवाह, दोनों पक्ष जो विवाह संपन्न कर रहे हैं महिला और पुरुष, और 3 गवाह विवाह अधिकारी की उपस्थिति में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। विवाह अधिकारी भी घोषणा के प्रति हस्ताक्षर करता है जो कि उसकी कंसेंट में हो रहा है। फिर आप कहोगे सर विवाह का स्थान क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, विवाह अधिकारी का कार्यालय या उचित दूरी के भीतर किसी जगह पर विवाह का स्थान हो सकता है, जैसा कि विवाह अधिकारी चाहे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों, आपके लिए आपका कोई मन में क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप इससे संबंधित मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।